हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म में हम आगे बढ़ते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, कोई भी लूप है जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरह से बिहेव करेगी। और डाइपोल की तरह बिहेव करेगी तो उसके पास दोनों पोलैरिटी जानी चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी भी और साउथ पोलैरिटी। तो हम लेकर के चलते हैं। ये एक लूप है जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि इसमें दोनों बातें होंगी। हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं, तो कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो इस तरह से एक नॉर्थ बनता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। एन बन गया ना एन की तरह। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सी पोलैरिटी आती है? नॉर्थ पोलैरिटी आती है। कौन सी पोलैरिटी आई? नॉर्थ पोलैरिटी। और जब इसको पीछे से देखेंगे, जैसे पीछे से देखेंगे इस तरह से है, ये एक लूप है। ये क्या हो गई? एक लूप हो गई। एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है। पीछे से देखेंगे मतलब नीचे से, इस तरह से, बैक साइड से। तो बैक साइड से देखोगे तो कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी? ध्यान से देखना। बैक साइड से देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन दिखाई देगी? ठीक है, अपने नोटबुक के अंदर बनाना और फिर देखना। तो पीछे से देखोगे तो इस तरह से ये ऐसे ऐसे है लूप। इसके ऊपर बना दी मैंने, और एरो भी बना देना यूं का यूं। ये एरो बन गया, ये एरो बन गया। कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, तो दोनों से, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है। नीचे से देखेंगे इस तरह से उल्टा करके तो आपको कैसे दिखाई देगा? क्लॉकवाइज दिखाई देगा। सेम इसके अंदर। ठीक है, तो नीचे से देखेंगे जब हम इसको फ्रॉम लोअर एंड, तो कौन सी पोलैरिटी होगी? क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो कौन सी पोलैरिटी होती है? साउथ पोलैरिटी। तो ये डाइपोल की तरह बिहेव कर गई, साउथ और नॉर्थ दोनों चीजें आ गई। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए। तो क्या है? सपोज लूप कैरिंग करंट, उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। व्हेन सीन फ्रॉम अपर एंड, द करंट फ्लोइंग anti-clockwise direction. So there is कौन सी पोलैरिटी? नॉर्थ पोलैरिटी। और जब इसको लोअर एंड से देखेंगे, when seen from lower end, the current flows clockwise direction. So there is south polarity. ठीक है, so it behaves as मैग्नेटिक डाइपोल। इसकी तरह बिहेव कर गई, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर गई। ये बात। तो इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। अब क्या निकाल लेंगे? इसका डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा? साउथ से नॉर्थ। ये इसका सेंटर मान लेता हूँ, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, रेडियस इसका आर मान लो। क्या मान लिया? रेडियस आर मान लिया। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इतना हम लिख लेंगे।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, कैपिटल एम से लिखते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दूसरा, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप। एरिया क्या होगा लूप का, रेडियस आर है तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दो बातों पे डिपेंड कर गया, करंट और एरिया के ऊपर। ठीक है, दोनों को मिला दो, कंबाइनिंग बोथ m प्रोपोर्शनल टू आई ए। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, k की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा I इंटू ए, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है किसका, एक लूप का जिसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू ए। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, और डाइपोल की तरह बिहेव कर, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो करंट कैरिंग लूप का इतना होता है, करंट इनटू एरिया। और यदि इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके पास क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, तो सिंपल सी बात है m बराबर क्या लिख देना, n i a, ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट यहां से लिख देंगे इसकी, n की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। ठीक है, करंट की क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। और कल इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर रहे थे कि डाइपोल मूवमेंट 36 और 27 दे रखा था एम्पियर मीटर स्क्वायर एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और वो जो पीछे वाला वीडियो था वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो CBSE ने हटा दिया है कि जो बार मैग्नेट वाला टॉपिक था वो हट गया है, बार मैग्नेट एट एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप एक बार सिलेबस ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो जैसे रिवाइज सिलेबस आ गया है, ग्रुप के अंदर भी मैंने डाल दिया था 12th का CBSE का, लेकिन ये चीज़ें सिलेबस के अंदर हैं, उसको ध्यान से, क्योंकि पीछे के तो हमने साथ साथ करते ही आ रहे हैं, तो रिवाइज करा तो कुछ टॉपिक वहाँ CBSE ने हटाए हैं। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर सिलेबस में है, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इस वीडियो के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे, ठीक, क्योंकि इससे पहले तो हमें पता नहीं था कि क्या है, मतलब जो पीछे वाला सिलेबस उसके हिसाब से हम कर रहे थे, बट अब इस कोरोना की वजह से जो रिवाइज सिलेबस करा है आपका, तो 30% सिलेबस CBSE ने हटाया, तो कुछ टॉपिक हट गए हैं। ठीक है, तो वो पीछे वाले जो हैं वो एक बार देख लेना, और जो जो टॉपिक नहीं है उसको आप क्रॉस कर लेना, वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंपटीशन एग्जाम के लिए वो पढ़ लेना। ठीक है, तो हमारा ये हुआ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल कैसे हुआ, समझ गए होंगे। ठीक है, करंट जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ऊपर से देख रहे थे तो नॉर्थ पोलरिटी। ठीक है, साउथ नीचे से देखोगे तो मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, साउथ पोलरिटी। समझ गए, जैसे कोई भी चीज़ है, इसको घुमाए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसको यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसको अब ऐसे कैसे घुमाऊंगा, बट नीचे से देखूंगा तो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगी मेरे लिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस वजह से ये, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया, तो ये आप ये लिखें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब ऐसे ही एटम के अंदर क्या होता है, तो उसका डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे। एटम के अंदर आप सभी जानते हैं, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of an atom due to revolving electrons।
ठीक है, एक एटम के अंदर आप जानते हैं ये एटम के अंदर क्या होता है, जैसे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, आप जानते हैं। ठीक है, सेंट्रल कोर जो है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो इकट्ठे होते हैं, बाउंड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सपोज कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। कब, जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तब। ठीक है, पीछे से देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉक, और ये हमारी अजम्पशन है, इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अज्यूम कर रखा हमने कि एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इससे जस्ट अपोजिट। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, पर जब ऊपर से देख रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज है, तो कौन सी पोलरिटी है, साउथ पोलरिटी है। नीचे से देखोगे तो कौन सी पोलरिटी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोलरिटी, और साउथ से नॉर्थ डाइपोल मोमेंट हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो एटम के अंदर ये हुआ। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अभी अभी लिखा ही है, m बराबर क्या है, करंट इनटू एरिया। फर्स्ट मान लो, अब यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है हमें, और किसकी, एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो रेडियस यदि R है इसका, मान लो जैसे इनर ऑर्बिट का रेडियस वैसे 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है फर्स्ट का, उसके बाद जो रेडियाई है वो n² टाइम जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो वो बाद की बात है, जैसे बोर मॉडल के अंदर पढ़ेंगे हम, और हो सकता है आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा। तो यहाँ हम इनर ऑर्बिट के लिए ही कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो यूनिट चार्ज इस तरह से, एंगस्ट्रॉम बहुत ही वैसे भी 10⁻⁻10 मीटर होता है, बहुत ही कम। करंट की वैल्यू I बराबर होती है हमारी क्या, Q/T, आप सभी जानते हैं। और Q की वैल्यू जानते हो क्या, Ne। Q बराबर क्या जानते हैं, Ne। ठीक है, Q/T हम जानते हैं क्या, Ne। और एरिया जानते हो आप क्या होता है हमारा, πr²। क्या एरिया क्या होता है, πr²। तो ये सारी चीजें हमें पुट करनी है। एक चीज और मान लेता हूं, मान लो इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से टाइम निकाल लूंगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो v बराबर हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जानते हो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जैसे ही एक चक्कर पूरा कर देगी इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। v स्पीड से मूव कर रहा है तो t कितना आ गया, 2πr अपॉन v हो गया ना, 2πr अपॉन v। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसकी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, और नहीं तो यहाँ ही पुट कर दो। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए इनकी वैल्यू 1 ही ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये E/T हो जाएगा। n की वैल्यू क्या ले ली, 1, n की वैल्यू 1 एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या हो जाएगा, E/T। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, I बराबर E एज इट इज, ये T पुट करा तो 2πr, और V पलट के कहाँ आएगा, ऊपर। फर्स्ट ये मान लो, और इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। एरिया था मेरा πr², सेकंड मान लो, और इसको थर्ड मान लो। सिंपल आते हैं, बस केवल फार्मूले पुट करने और कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ जाएगा। m बराबर क्या था, I इंटू a, तो I क्या आ गया, Q/T। Q की जगह मैंने E लिख दिया, E/T, और T की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, V बराबर 2πr अपॉन T से। ठीक है, और एरिया इसका πr² होता है, ये सर्कल का एरिया है। सारी वैल्यू सेकंड और थर्ड को उठा करके फर्स्ट में पुट कर दो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, इतना आप लिख लेंगे पहले, उसके बाद मैं पुट कर रहा हूं। तो यहां से सेकंड और थर्ड को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो m क्या आ गया, I की वैल्यू हो गई EV
अपॉन 2 पाई आर, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई EVR/2। ये आंसर है। ये डाइपोल मोमेंट हो गया किसका? इलेक्ट्रॉन का, एटम का, ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। n दे रखा हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना हमें। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और v बराबर क्या जानते हो? एक फॉर्मूला और लिख लो यहाँ से। v बराबर क्या जानते हैं? एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा है तो v बराबर r ओमेगा, ये आपने 11th में पढ़ा था। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? E ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। v बराबर r ओमेगा रखोगे तो एक r पहले से है तो r स्क्वायर हो गया, तो हाफ ऑफ E ओमेगा r स्क्वायर। ये आया हमारा क्या? डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल बात है। m इज इक्वल टू I इंटू ए, यहाँ से I की वैल्यू Q/T, Q की वैल्यू Ne, n बराबर 1 लेता हूँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो E/T, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले हो तो n से मल्टीप्लाई कर देना, कोई खास बात नहीं है। एरिया है पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी है जैसे स्पीड है 2 पाई r/T। यहाँ से वैल्यूज पुट करके हमने सोल्व किया। तो यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। ये डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है। यहीं से एक चीज और बता देते हैं, इसी फॉर्मूले से निकल करके आ जाएगी। EVR/2 से ही बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन बोहर का एक सेकंड पोस्टुलेट है, वैसे डिटेल में पढ़ेंगे बोहर मॉडल हम जब हम एटम्स और न्यूक्लियाई की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट, 3 पोस्टुलेट दिए थे बोहर ने। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहलाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, h की वैल्यू है, h होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला जानते हो आप, क्या? MVR, ठीक है, R इंटू पी। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना हमारा L होता है R इंटू पी, R क्रॉस पी, और P की वैल्यू क्या होती है? MV। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? MV। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? MVR। इसके बराबर आ गया NH/2 पाई। तो यहाँ से मेरा VR किसके बराबर आया? NH/2 पाई। M कहाँ चला गया? इसके नीचे। ठीक है, तो ये जो VR आया है इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। जो VR आया है इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। M बराबर जो है ना हमारा EVR/2, तो VR की जो वैल्यू है वो इसके अंदर आप पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पे? M इज इक्वल टू 1/2 और E एज इट इज है। VR की वैल्यू पुट कर रहा हूँ NH/2 पाई M, NH/2 पाई M ये रख दिया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? n बाहर लिख दो, ये आ गया EH/2 इंटू 2 4 पाई m, और इसे हम बोहर मैग्नेट्रॉन, ये तो क्या है? n है, n तो 1 2 3 वेरी करेगा। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, वेयर EH/4 पाई m कांस्टेंट है, इसी को ही बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं।
ठीक है, सारी चीजें कांस्टेंट, म्यू बी से लिखते हैं इसको बोर मैग्नेट्रॉन। ई पता है, एच पता है, पाई पता है, एम पता है, सारी चीजें पता है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या, बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो कांस्टेंट है तो वैल्यू भी निकाल सकते हो इसकी। तो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाना साथ साथ। ई पता है, ई की वैल्यू कितनी है, बोर मैग्नेट्रॉन म्यू बी बराबर ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता ही है। ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। एच की वैल्यू अभी अभी लिखी थी 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एच की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 6.62 10⁻34। पाई की वैल्यू 3.14 और एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको सोल्व कर लेना, इसको क्या सोल्व कर लेना। सोल्व करोगे ये आएगा 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट वही होती है जो किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक है, एन की तो कोई यूनिट है ही नहीं है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होगी वही किसकी होगी, बोर मैग्नेट्रॉन की होगी। और डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आई 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, डाइपोल मोमेंट एक एटम का कैसे निकालते हैं। से वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना और साथ साथ अपना काम जो है वो करते रहना। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए डाइपोल मोमेंट एटम का ये होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म के अंदर हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म बच रहा है बस। वो नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो और बनेगी इसकी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।